चलिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आप लोग जैसे जानते हो बेटा, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस टाइप के होते हैं? माइक्रोब कितने टाइप के आप जानते हो? माइक्रोब्स क्या क्या जानते हो? बोलो, एक एक करके बताते जाओ। बैक्टीरिया, फंगाई और एल एल्गी, जो माइक्रोस्कोपिक है। और एल्गी में भी नॉट ऑल वायरस एल्गी, फंगाई में भी नॉट ऑल फंगाई। वायरस, फंगाई में भी क्या है भाई? कौन सा होगा बोलो तो? बोलो, फंगाई में माइक्रोस्कोपिक कौन होता है? कौन सा फंगाई होता है? ईस्ट पढ़े हो? यस सर। ईस्ट है ना। एल्गी में भी कौन सा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की एल्गी में आता है बेटा। वो बैक्टीरिया में ही आता है बेटा। ठीक है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया में आता है वो, है ना। एल्गी में आपका वही क्लेमेडोमोनास, ये सारा आ जाएगा जो एकदम छोटे छोटे। ठीक है, वायरसेस। और क्या होगा माइक्रोब में? और क्या आएगा माइक्रोब में? और क्या आएगा बोलो भाई? प्रोटोजोन्स। जितने प्रोटोजोन्स हैं वो सब क्या है भाई? माइक्रोब्स है। ठीक है, प्रियॉन्स, ब्रियोइड्स। ठीक है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं ऑलमोस्ट, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो बता सकता है हमारी बॉडी के अंदर में कौन सा माइक्रोब नेचुरली प्रेजेंट होता है? बहुत आसान है, बोलो। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं? हाँ, नुकसान राउंड नहीं वर्म। करते। राउंड वॉर्म नहीं बेटा। ई राउंड कॉली। वॉर्म जो, राउंड वॉर्म माइक्रोब्स नहीं है। माइक्रोब्स क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, और इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो। माइक्रो का मतलब जो एकदम छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे बेटा? कौन क्या बोल रहा था? और राउंड सर वॉर्म ई और कॉली। इकोलाई। व्हाट इज इकोलाई? इकोलाई क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। तो हमारे जो इंटेस्टाइन है, स्पेशली जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होता है, दैट इज गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कभी कभी बैड बैक्टीरिया भी आ जाते हैं खाने पीने से। ठीक है, बट नॉर्मली अगर देखें हेल्दी इंडिविजुअल में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक आप लोग पीते हो कभी? ये आजकल आता है ना एड टीवी में, वो शिल्पा शेट्टी का एड आता है, देखियो आप लोग। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक नहीं, कोई देखा है? क्या तो नाम है उसका? क्या नाम है भाई वो? छोटा सा कुछ आता है, एक प्रोडक्ट पीने का लिक्विड, याकुल, याकुल याकुल्ट वकुल कुछ। सर। हाँ, याकुल्ट याकुल। वगैरह, हाँ हाँ। तो क्या रहता है वो क्या है बेटा? वो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं और बैड बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, है ना। तो जिससे क्या होता है, गुड बैक्टीरिया रहेंगे तो बहुत सारे मिनरल का एब्जॉर्प्शन में हेल्प होता है, बहुत सारे विटामिन का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ये बैक्टीरिया, बहुत सारे विटामिन सिंथेसाइज करता है, खासतौर पर विटामिन के तो हमारे इंटेस्टाइन में बनता है बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो ऐसे बहुत सारे विटामिन मिनरल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बैड बैक्टीरिया को वहां से हटाता है, जिससे कि हमारा इंटेस्टाइन एकदम बढ़िया रहता है ना। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के साथ में बहुत सारी चीजें, है ना। एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। और अगर बैड बैक्टीरिया नहीं होगा तो टॉक्सिन कम क्रिएट होगा, तो बॉडी की इम्यूनिटी अच्छा बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि दही खाते हैं हम, दही, है ना, मट्ठा, ये सब पीते हैं, बोलते हैं दही हमको रेगुलर खाना चाहिए,
ऑलमोस्ट, भले थोड़ा सा 4 चम्मच खाओ लेकिन खाना चाहिए। उसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस होते हैं, लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो एक गुड बैक्टीरिया है हमारे लिए, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन की क्वालिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और हार्मफुल गैसेस को बनाने से रोकता है, और हार्मफुल प्रोडक्ट्स टॉक्सिक मटेरियल को वहां बनने से रोकता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये सबसे हमारा अगर इंटेस्टाइन हेल्दी होता है, जब हमारा इंटेस्टाइन हेल्दी होता है तो बेटा हमारा इम्यूनिटी भी अच्छा रहता है, हमारी बॉडी भी हेल्दी होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन अगर खराब हुआ तो वहां से जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो टॉक्सिन ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, जिससे कि हमारी बॉडी अनहेल्दी होना चालू हो जाती है, और डिसीज होगा, दुनिया भर की बीमारी होगी, है ना, और इम्यूनिटी भी डाउन। तो इसीलिए इंटेस्टाइन को साफ रखना, अच्छा रखना बहुत जरूरी है। लोगों जो है, कितने लोग दही खाते हैं? मैं अभी ठंड की या सर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल दही कितने लोग खाते हैं आप में से? बस, बाकी लोग दही का सेवन नहीं करते हैं। तो दही का जो सबसे बड़ा रीजन है बेटा वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से भरा हुआ रहता है दही। ठीक है, साथ में कैल्शियम तो मिलता ही है, विटामिन मिलते ही है, मिनरल्स हमको मिलता ही है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना, और प्रोटीन भी हमको मिलता है। दूध से अच्छा दही इसलिए होता है क्योंकि दूध में जो प्रोटीन होता है उससे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन दही में पाया जाता है। ठीक है, दूध में जितना विटामिन होता है उससे ज्यादा विटामिन आपको दही में मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देता है मिल्क का, विटामिन का फॉर्मेशन करते हैं, अच्छे गुड एसिड्स क्रिएट करते हैं लाइक लैक्टिक एसिड वगैरह जो हमारे लिए हेल्दी होता है। समझ आ रहा है बात, है ना? तो प्रोटीन की क्वालिटी को बढ़ा देता है, तो इस टाइप से हमारे लिए ये काफी फायदेमंद होता है। समझ आ रहा है बात? तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर से लेकर के हमारे स्किन में दुनिया के लगभग हर जगह कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हॉट वाटर स्ट्रीम में पाए जाते हैं, 90 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक में उबलते हुए पानी में भी पाए जाते हैं, लाइक सल्फर स्ट्रीम बैक्टीरिया हम लोगों ने देखा है अभी। ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है ना, टेक पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, ये सब हॉट वाटर स्प्रिंग में पाए जाते हैं। तो ठंडी गर्मी पानी, मिट्टी विट्टी दुनियादारी हर जगह आपको माइक्रोब्स मिलेंगे जो हमारे आंखों से नहीं मिलते। क्लियर हो रहा है इतना? अब हम देखेंगे माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड पर्पसेस। तो बताइए कहाँ कहाँ यूज होता है, बताओ। हाउस होल्ड कहाँ कहाँ, हाउस होल्ड मतलब घरेलू प्रोडक्ट्स के रूप में हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं ऐसे जिसमें माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स का यूज होता है, मतलब कौन कौन से कर्ड, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं? कर्ड, कर्ड, अभी दही हम लोग बात किए, कर्ड्स हो गया, सर ब्रेड, और बोलो। ब्रेड हो गया, ब्रेड जो रहता है वो बेकर्स ईस्ट से बनता है, ईस्ट दैट इज फंगाई, और cheese, cheese, cheese is also a product of microbe, विदाउट माइक्रोबियल एक्शन चीज नहीं बनेगा। और बताओ, और जिसमें माइक्रोब्स का यूज होता है ऐसे कौन कौन से घरेलू खाने पीने की ये प्रोडक्ट्स हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो। इडली खाते हो, इडली डोसा, ठीक है, समझ आ रहा बात? और इन cake, सब में भी यूज, केक वही ब्रेड ही है, केक भी, केक खाने का मन हो रहा है इसका। और जो नॉर्मल इंसान यूज करता है ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस, है ना, जितने अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, बियर वाइन रम विस्की, और इवन जो गांव में तोड़ी, ठीक है, महुआ, ये सब भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। जितना भी फर्मेंटेशन होता है विदाउट माइक्रोब नहीं होता है। ठीक है, चाहे ईस्ट का यूज करें चाहे बैक्टीरिया का यूज करें, तो मेनली जो ये सभी प्रोडक्ट्स हैं इसमें या तो ईस्ट का यूज होता है, ईस्ट का यूज होता है या तो बैक्टीरिया का यूज होता है। समझ आ रहा बात?
तो जितना हाउस होल्ड हम प्रोडक्ट्स लेते हैं ये सभी क्या है बेटा, मेनली बैक्टीरियल या ईस्ट के प्रोडक्ट है, माइक्रोब्स के प्रोडक्ट है, जो हम घरेलू यूज में, मतलब घरेलू उपयोग के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। इवन जैसे कि आप अगर देखोगे विनेगर, विनेगर भी क्या है बेटा, एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। विनेगर भी क्या है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, जो कि अल्कोहल के बाद विनेगर बनता है। मालूम है ना आप लोगों को? विनेगर मालूम है कि नहीं आप लोगों को? है, यस सर। यस सर, पता है ना? कहाँ यूज होता है? सर सर। चाउमीन वगैरह में। मालूम था, बस चाउमीन ही बोलोगे, है ना? सर तो पनीर बनाने में, जब हम घर चाउमीन, में पनीर बनाते हैं। हाँ हाँ, बस मालूम था, चाउमीन ही बनाने में यूज होगा बेटा। पहले जमाने में इसको अचार डालने में यूज किया जाता। हमारे देश में तो अचार अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं, चाइना, जापान, अदर एशियन कंट्रीज जो हैं, हाँ, चाइना, जापान, इधर जो रहता है अचार वगैरह पिकल्स डालने के लिए विनेगर यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक प्रकार का अल्कोहलिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो तो विनेगर जो रहता है, इसमें चीजें जो है खराब नहीं होती हैं, तो सालों से रखते हैं इसको। मैंने ऐसा डिस्कवरी में देखा है कि बहुत पुराने विनेगर जो रहते हैं, वो कितना रुपया तक में आएगा लीटर। मैंने 2-3 लाख रुपया लीटर के हिसाब से भी देखा है विनेगर। मतलब वो काफी दिनों तक इसको रखते हैं, काफी दिनों, सालों तक बोल सकते हैं इसको। चीज भी लाखों रुपए का आता है, उसको भी काफी दिनों तक जो रहता है उसको बैक्टीरिया से फर्मेंट किया जाता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, है ना? कई कई साल तक, तो लाखों रुपए का भी आता है। तो ये सारी चीजें क्या है, सब डिपेंड करता है कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा यीस्ट यूज कर रहे हैं, और कैसे उसको फर्मेंट कर रहे हैं, कैसे कंडीशन में रखे हैं, कौन से ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है, कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, चलो, समझ आ रहा बात? तो भाई अब कर्ड में मेनली जो रहता है, क्या रहता है, मैंने बताया अभी, लैक्टिक एसिड, बैसिलस, बैक्टीरिया, ये सब बेटा आपके नोट्स में है। ठीक है, लैक्टिक एसिड, बैसिलस, बैक्टीरिया। और ये जो ब्रेड है, डोसा है, केक है, इडली है, ये सब क्या बेटा, डव का प्रोडक्ट है, ये सब डव का प्रोडक्ट है। तो जो डव जो रहता है ना, उसमें मेनली ऐसा क्या होता है जिससे कि ब्रेड स्पॉन्जी बनता है, केक, डोसा, इडली, थोड़ा सा डोसा को तो छोड़ दो, ठीक है, इडली, केक, ये सब स्पॉन्जी बनता है। इवन जो रहता है चीज में भी बड़े बड़े होल्स होते हैं, ये सब में होल्स होते हैं, इसमें भी होल्स होता है, इडली में भी छोटे छोटे छेद होते हैं ना, छेद होने से ही वो स्पॉन्जी बनता है। तो वो छेद कैसे बनता है, ये आता है एग्जाम में, कैसे बनता है? बहुत आसान है, बोलो, अरे भाई बोलो। कार्बन जैसे फॉर डाइऑक्साइड एग्जाम्पल, बहुत होता है। ब्रेड का लेते हैं, तो ब्रेड जो बनता है वो डो से बनता है, ठीक है, ये डो से बनता है। डो क्या है भाई, एक प्रकार का सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है भैया, एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। याद आ रहा है, जिससे कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनता है। पढ़े हैं कि नहीं अपन, पढ़े हैं कि नहीं, यस है ना? तो फर्मेंटेशन क्या है, एक प्रकार का एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को ही हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, जिसमें कोई प्रोडक्ट बनता है, एसिड या अल्कोहल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में भी रिलीज होता है, में भी रिलीज नहीं होता है। तो एसिड या अल्कोहल इसमें फॉर्म होता है, ठीक है, साथ में किस बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो जब भी डव को फर्मेंट करने के लिए रख दिया जाता है, तो क्या होता है भैया, फर्मेंटेशन होगा बैक्टीरिया के द्वारा, ईस्ट के द्वारा, है ना? कुछ में बैक्टीरिया यूज किया जाता है, कुछ में ईस्ट यूज किया जाता है ना? लाइक चीज में बैक्टीरिया यूज किया जाता है, ब्रेड में ईस्ट यूज किया जाता है, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, बेकर्स, बेकरी वालों का ईस्ट, ठीक है, वो आता भी है बेटा, आप मॉल वगैरह में जाओगे ना, बेकरी वगैरह में आप ईस्ट तो बोलोगे, बेकर्स ईस्ट, तो वो आता है पैकेट में, उसको डालोगे तो इडली वगैरह अच्छा बनेगा, ब्रेड आपको बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं आप ईस्ट को डालोगे और वो चमत्कार कर देगा। ईस्ट को छोड़ोगे, उसको बेचारे को खाने पीने दोगे, तो वो खाएगा, पिएगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा और फर्मेंट करेगा, ब्रेक करेगा, देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा कोई, है ना, तो रिलीज होगा, गर्म करोगे तो क्या होगा बेटा, जैसे मान के चलो
आटे का लोई ले लिया, अब आटे मैदे का लोई ले लिया, उसके अंदर ईस्ट है, काफी घंटे तक छोड़ दिए। अब कई घंटों में ये जो ईस्ट है ये क्या करेगा, डिवाइड होगा और वो कार्बोहाइड्रेट को खाएगा। खाने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, और कुछ एसिड वगैरह भी रिलीज करेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिलीज होता है, ब्रेड हल्का सा खट्टापन होता है बेटा, आप एक जिसमें शक्कर नहीं डला हुआ है ना, ऐसा ब्रेड हल्का सा खट्टापन होता है, हल्का सा। अब देखना, वो इसीलिए होता है क्योंकि फर्मेंटेशन जब होता है तो एसिड या अल्कोहल दोनों में से कोई ना कोई चीज बनता है, तो जनरली एसिड बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस आटे में ट्रैप है। जैसे ही आप उसको हीट दोगे, मतलब केक बनाना चालू करोगे या ब्रेड बनाना चालू करोगे, तो हीटिंग के कारण गैस क्या होगा, बाहर निकलना चाहेगा। तो बाहर निकलेगा तो जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड फंसा था वहां से वो निकलेगा, तो वो जगह में छेद हो जाएगा। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? यस सर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो, देन उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है भाई, देखें चीज। चीज में एक बैक्टीरिया यूज होता है, प्रोपिनिबैक्टीरियम, प्रोपिनिबैक्टीरियम शेरेमिने, है ना। स्पेलिंग थोड़ा सा इसका अलग है, बाकी बुक में देख लेना, प्रोपिनिबैक्टीरियम शेरेमिने। तो ये प्रोपिनिबैक्टीरियम, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया पहले हम लोग पढ़ते थे, अब मैं उसको थोड़ा पढ़ाना बंद कर दिया है क्योंकि नीट में एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा दुनिया भर की चीजें नहीं पूछ रहे हैं, है ना। तो चीज बनाने का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, जैसे कि स्विस चीज। जनरली आप लोगों के जो सिलेबस में है वो कौन सा चीज है, स्विस चीज, ठीक है। स्विस चीज में बहुत सारे बड़े बड़े होल होते हैं। आप लोग टॉम एंड जेरी देखे होंगे, देखे हो ना, टॉम एंड जेरी ऐसा, ठीक है। टॉम एंड जेरी में अगर देखोगे तो ऐसा क्या रहता है, ऐसा बड़े बड़े छेद होते हैं, ऐसा। ऐसा देखे हो टॉम एंड जेरी में बचपन में कि नहीं देखे हो? यस सर। है ना। तो ये क्या है, चीज का एक टुकड़ा है, इसमें बड़े बड़े लार्ज होल्स होते हैं। ये सारे होल्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है वहां से, तो ऐसे छेद बनते जाते हैं। समझ आ रहा है? तो ये स्विस चीज कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, ये आता है, और वो लार्ज होल किसके कारण बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण बनते हैं। बात कर, क्लियर हो रहा है इतना? यस सर। ठीक है। चलो, देन उसके बाद हटा दूं इसको मैं, ये सब तो हाउस होल्ड पर्पसेस हो गया। देन उसके बाद माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, एक दो टॉपिक देखते हैं, हटा दूं? यस सर। यस सर। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये जो अपना टॉपिक चल रहा है, इसमें मान के चलो कि दो ही जगह समझाने लायक है। एक तो आपका गोबर गैस प्लांट, है ना, और एक सीवेज ट्रीटमेंट, और एग्जाम में भी ये दोनों से आता है। बाकी सर, मतलब आप पढ़ोगे समझ आ जाएगा, नहीं भी पढ़ाऊंगा तो चलेगा, ये मैं आपको एकदम फ्रेंकली बता रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप रीडिंग करोगे तो सब आसानी से समझ आ जाता है, ठीक है। वो तो ऐसा है कि भाई पढ़ा रहे हैं तो चलो अब शुरू से 11वीं तक पढ़ा देते हैं, वो वाली बात के कारण अपने पढ़ा रहे हैं। वरना अदरवाइज मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैं आज जो है मेजर टॉपिक से पहले तक का आज ये क्लास में खत्म करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा मेजर टॉपिक लूंगा, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का कैसे यूज करते हैं, और गोबर गैस प्लांट में हम कैसे यूज करते हैं, और क्या क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आता है इवन। ये दो टॉपिक्स, इसमें से दो ही टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, यही दोनों टॉपिक्स जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। हटा दूं इसको मैं? चलो, तो ये सब रटने वाला है बेटा, ये सब एक बार पढ़ोगे और आपको याद करना है कौन सा बैक्टीरिया से क्या होता है ना, कहाँ पर ईस्ट यूज होता है, कहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, ये सारी चीजें बस आपको फैक्ट्स याद रखना है। फैक्ट्स वाली चीजों में कुछ समझाने लायक होता नहीं। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल
Microbes in industry. Microbes in, yeah. तो इंडस्ट्री में क्या क्या यूज होता है, जैसे कि अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो बेटा ये एंशियंट टाइम से है, ठीक है। दो चीजें हजारों साल से, दो, हाँ, एंटीबायोटिक्स, दो चीजें हजारों साल से यूज हो रहा है। एक तो चीज, चीज जो रहता है, चीज, देन कर्ड, है ना। आप लोग ये देखे होगे बेटा, दही, माखन। श्री कृष्ण जी का भी जो हमारा, जैसे हम सीरियल वगैरह देखते हैं, आप लोग जैसे कृष्ण जी का सीरियल वगैरह कभी देखे हो, है ना, तो उसमें आता है ना माखन, दही। सुने हो कि नहीं? नहीं सुने? यस सर। मक्खन किससे बनता है? मक्खन किससे बनता है? किसी को नहीं मालूम है? दूध से बनता हो। वो तो वो तो बेटा हर चीज दूध से ही बनता है। तो आप बोलोगे कि फिर क्या बोलते हैं, घी किससे बनता है? मक्खन। तो मक्खन तो दूध है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि घी भी दूध से बनता है। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है ना मिल्क का, मिल्क के डायरेक्ट प्रोडक्ट्स नहीं है, इसके पहले भी चीजें होती है, ठीक है। तो दूध के बाद दही, दही से आप मक्खन निकाल सकते हो, या दूध की मलाई से आप मक्खन निकाल सकते हो, देन उससे आप घी बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कहीं पढ़ा था कि इनमें से कौन सी चीजें जल्दी खराब होती है, दूध, दही, मक्खन या घी? दूध। दूध, ठीक है। दूध को उबालोगे काफी ज्यादा, मलाई बने, मलाई से आप मक्खन बना सकते हो, मक्खन काफी दिनों तक चलता है, ठीक। फिर उसके बाद आप मक्खन को काफी उबालोगे, काफी गर्म करोगे, उसको तेज आंच में पकाओगे, फिर उससे घी बनता है, और घी बहुत लंबा चलता है, तो जल्दी खराब होने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो लाइफ भी हमारा कुछ ऐसे ही है, लाइफ भी हमारा ही कुछ ऐसे ही है। जितना ज्यादा आप अपने आप को उबालोगे, गर्म करोगे या मेहनत करोगे, हम उतने ही लॉन्ग लास्टिंग बनेंगे, ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ये है कि जैसे दूध पे मेहनत नहीं किया जाता तो वो जल्दी खराब हो जाता है, वैसे ही अगर हम अपने पे मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी कैपेबिलिटी जल्दी से खराब हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हम मक्खन के रूप में आएंगे, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, जो थोड़ा सा मीडियम चलता है। जो घी होता है वो बेटा, वो महीनों सालों भी चलता है घी, ठीक है। तो लेकिन घी बनने का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। दूध को उबाल के मक्खन बनाएंगे, मक्खन को फिर उसको तपा के, सुखा के, फिर घी निकाला जाता है। तो लाइफ में भी हमारा ही कुछ ऐसे ही होता है। हम जितना अपने आप को तपाएंगे, हम जितना अपने आप को मथेंगे, समझ आ रहा बात, मथना, ठीक है, जितना हम हार्ड वर्क करेंगे उतना ही हम लॉन्ग लास्टिंग और कैपेबल होते जाते हैं अपनी लाइफ, ठीक है। तो मैं जो यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि क्या बोला था मैं, कुछ बोला था, भूल गया। सर लाइफ में अपने आप को मथेंगे तो कैपेबल नहीं नहीं, होंगे। वो उसके पहले, ये तो डायलॉग बाजी था। उसके पहले क्या था, मैं भूल गया किस चीज में मैं इसको जोड़ दिया था। अल्कोहलिक बेवरेजेस से स्टार्ट करना है, हाँ चलो यही चालू करते हैं। तो हाँ, ये मैं बोल रहा था कि हम बहुत हजारों सालों से हम जो है ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते आ रहे हैं। चीज बहुत ही एंशियंट प्रोडक्ट, हजारों साल पुराना है। अल्कोहल, इजिप्ट के जो राजा महाराजा थे बेटा, 1000, 4000, 5000 साल पहले, ठीक है, इजिप्ट में भी अल्कोहल का यूज हुआ करता था, ठीक है। हमारे देश में भी अल्कोहल का यूज हुआ करता था हजारों साल से, राजा महाराजा पीते पीते, है ना, पीते खाते थे वो लोग भी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये सब
फर्मेंटेशन के थ्रू बनते हैं। तो जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सीरियल्स होते हैं, ठीक है, या फ्रूट जूसेस होते हैं लाइक सीरियल्स। सीरियल्स में जैसे आप चावल से भी अल्कोहल बना सकते हो, बार्ली से भी अल्कोहल बना सकते हैं, या अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मालूम होगा ना आप लोग, अंगूर के अंगूर से वो शराब बनेगी, इस टाइप का कुछ कुछ गाना भी है पुराने पुराने। सीरियल हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, फ्रूट जूसेस जैसे कि अंगूर का जूस हो गया, है ना, फ्रक्टोज रिच होता है वो। इन सब का फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन किसके थ्रू करते हैं भैया? फर्मेंटेशन होता है ईस्ट के थ्रू करेंगे, देन बैक्टीरिया के थ्रू करेंगे, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, देन उसके बाद इससे क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये जो अल्कोहल बनता है दो तरीके से होता है, एक डिस्टिलेशन होता है, एक विथआउट डिस्टिलेशन होता है। तो विथआउट डिस्टिलेशन जो रहता है वो बियर बनता है ना। विथआउट डिस्टिलेशन बियर बनता है एंड वाइन। तो अल्कोहल जो है इसमें, ये अल्कोहल एक विथआउट डिस्टिलेशन हो सकता है। अब डिस्टिलेशन क्या होता है आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, मेटलर्जी वगैरह में पढ़ते हैं मेरे ख्याल से, आई थिंक, मुझे कुछ कुछ याद है। बियर, वाइन, ये सब क्या है? विथआउट डिस्टिलेशन है। और डिस्टिलेशन के थ्रू बनता है रम, विस्की, ये सारा चीज। व्हाट इज डिस्टिलेशन? बोलिए, डिस्टिलेशन क्या होता है? सर एक रिफाइनिंग प्रोसेस। उसमें क्या करते हैं? सर किसी केमिकल को एक स्टैंड में ड्रॉप ड्रॉप करवाते हैं। अल्कोहलिक डिस्टिलेशन जो होता है, डिस्टिलेशन में मेनली जो रहता है ना बेटा, इसका कंसंट्रेशन, अल्कोहल कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। मतलब उसमें जो वाटर कंटेंट है, अल्कोहल में जो वाटर कंटेंट है उसको एवेपोरेट किया जाता है हीटिंग करके, ठीक है, जिससे कि अल्कोहल का कंटेंट बढ़ेगा, मतलब कंसंट्रेटेड अल्कोहल बनेगा। तो है ना, और भी बहुत सारे जो उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कई बार हटाया जाता है। तो इससे अगर आप देखोगे तो बियर, वाइन, इस सब में अल्कोहल कंटेंट कम होगा, रम, विस्की में अल्कोहल कंटेंट ज्यादा रहता है। तो ये मेनली डिस्टिलेशन है ना, अल्कोहल कंटेंट को बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है। तो सिंपल सा है, अल्कोहलिक बिवरेजेस जो रहता है बेटा, वो ये सारे प्रोडक्ट्स का फर्मेंटेशन करते हैं, ईस्ट के थ्रू करेंगे, बैक्टीरिया के थ्रू करेंगे, अल्कोहल बनता है। अल्कोहल के बहुत सारे अलग अलग रूप हो सकते हैं, बियर, वाइन, रम, विस्की। इसमें अगर आप देखोगे तो बियर में बहुत कम होता है। इसका परसेंटेज पहले आता था कि किसमें कितना ज्यादा अल्कोहल कंटेंट पाया जाता है, बट अब ये सारा चीज नहीं आता है, अल्कोहल कंटेंट वगैरह नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। एक हमारा जो मेन जो ईस्ट होता है, जो मैक्सिमम जगह यूज, सैक्रोमाइसिस सर्विस, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विस। तो इसका नाम ध्यान रखना है, सैक्रोमाइसिस सर्विस, ठीक है। ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट है, इसमें कुछ करना नहीं रहता है, बहुत ज्यादा आपको रटने की भी जरूरत नहीं है ना। एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसके अलावा, एंटीबायोटिक्स, जिसको अपन डिस्कस करेंगे अभी, हमारा जो लास्ट वो रहेगा, टॉपिक रहेगा। ये सब उतना नहीं आता, इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पहले से बता दे रहा हूँ, इसीलिए उसको मैं ऐसे ही भगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, कुछ पूछता पाछता नहीं है। खाली वो ईस्ट पूछेगा, कौन सा ईस्ट है, अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट कौन सा यूज होता है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविस है। ठीक, चलो, देन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, अब ये विथआउट एंटीबायोटिक्स बेटा हम अपने लाइफ के बारे में बिल्कुल सोच नहीं सकते। ठीक है, विथआउट एंटीबायोटिक्स हम दुनिया को बिल्कुल नहीं दे सकते, मतलब देख ही नहीं सकते। कैसे नहीं देख सकते? क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो रहता है बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है पूरी दुनिया में। ठीक है, एंटीबायोटिक्स मेनली जो बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसके रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए होता है। ठीक, तो एंटीबायोटिक्स की खोज जो हुई, वो कोई खोज नहीं थी, वो अचानक से खोजा गया। अपन बोलते हैं ना कि खोजने नहीं गए थे लेकिन चीजें मिल गई। समझते हो आप लोग इस चीज को?
तो एंटीबायोटिक्स को किसी ने डिस्कवर नहीं किया है, अचानक से ये डिस्कवर हो गया, अपने आप डिस्कवर हो गया, ठीक है। और आपको बता दो बेटा, विदाउट एंटीबायोटिक्स मान के चलो पहले हजारों लाखों लोग मरते थे इन्फेक्शन से। जो जो छोटी मोटी बीमारियां जो आज हो रही हैं लोगों को, ठीक है, जो 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन की दवाई खाने से जो ठीक हो जा रहे हैं, ठीक है, तो ये 5 से 7 दिन की दवाई खाने से जो ठीक हो जा रहे हैं, ये दवाई ना होने के कारण पहले लोग, काफी लोग, हजारों लाखों लोग मर जाते थे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से बोल सकते हैं कि 19th सेंचुरी का बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जो अचानक से डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, इसका छोटा सा 2-3 फैक्ट्स हैं, उसको बस आपको ध्यान रखना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने इन्होंने क्या किया बेटा, कि लैब में ये बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरियल कल्चर के ऊपर कुछ टेस्ट कर रहे थे। बैक्टीरिया का जो कल्चर होता है, तो कौन सा बैक्टीरिया कल्चर, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस कल्चर, बैक्टीरिया का जो कल्चर था। कल्चर समझते हो आप लोग, बैक्टीरियल कल्चर समझते हो यस सर। क्या होता है? सर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि सेल्स मल्टीप्लाई कर सकें, आई मीन हाँ, उसका बैक्टीरिया। ग्रोथ हो, मतलब मान के चलो जैसे कि ये एक स्लाइड है, ठीक है, एक स्लाइड है जिसमें बैक्टीरिया का, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का कल्चर किया जा रहा है, उसको खाना पीना, एनवायरनमेंट, माहौल दिया जा रहा है कि तुम पलो बढ़ो, है ना, नाम रोशन करो, इस टाइप का। तो ये उसका कल्चर हो रहा है, ठीक है, ये बैक्टीरिया कल्चर हो रहा है। तो खाना पीना, पीएच टेम्परेचर सब प्रोवाइड करते हैं, अपन देख चुके हैं उसमें, किसमें, बायोरिएक्टर्स में बैक्टीरिया का कल्चर ही होता है बहुत, है ना, ढेर लार्ज अमाउंट में, देखें हम लोग, है ना। चलो, तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का जो कल्चर था, उसकी स्टडी इन्होंने ये कर रहे थे कि अलग अलग स्ट्रेन होते हैं ना बैक्टीरिया का, अलग अलग वैरायटी होता है, तो उसका ये रिसर्च कर रहे थे उसके ऊपर, है ना। तो अचानक से फिर क्या हुआ होगा कि बीवी का कॉल आया होगा, बोले जल्दी आओ नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी। तो अचानक से बेचारे दौड़ते भागते घर में, ठीक है, ये मेरा ऐसा, मैं बोल रहा हूँ हंसी मजाक। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो रहते हैं, अचानक से भागे। तो होता ये था कि कोई भी कल्चर जब करते हैं, तो ये जो ग्लास मटेरियल्स होते हैं जिसके ऊपर कल्चर किया जाता है साइंटिफिक, तो उसको धो के बढ़िया, जैसे खाना खाने के बाद रात को या दिन में बर्तन वर्तन मांज के बढ़िया रखा जाता है, वैसे ही सबको धो के बढ़िया रखा जाता है, स्लाइड्स वगैरह को। लेकिन अचानक से आया होगा, भैया तुमको जल्दी आना है, बुलाना है, तो ध्यान से हट गया, इसको छोड़ के ऐसे चले। ये जो बैक्टीरियल कल्चर है, तो बैक्टीरियल कल्चर में जनरली कार्बोहाइड्रेट सोर्स, शुगर वगैरह दिया जाता है, ताकि ताकि अच्छे से कल्चर हो सके। तो जब ये 2 दिन बाद आके देखे, है ना, 2 दिन बाद आके देखे, तो यार इसमें कुछ अजीब सा हो गया था, इसमें कुछ अजीब सा डिजाइन पैटर्न बन चुका था, जो उन्होंने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया, ठीक है। तो क्या पैटर्न बन गया था, जब उन्होंने आके देखा, तो इसके कुछ रीजन में बैक्टीरिया मौजूद ही नहीं थे, इसके कुछ हिस्से में बैक्टीरिया मौजूद ही नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ सब जगह बैक्टीरिया है, देखो ध्यान से, यहाँ सब जगह बैक्टीरिया है, तो इसके कुछ रीजन में बैक्टीरिया मौजूद नहीं थे। तो इन्होंने ध्यान से देखा कि यार ये ऐसा पैटर्न कैसे बन गया है, इससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इससे पहले वो कभी छोड़ के नहीं गए, या नहीं देख पाए, या ध्यान नहीं दिया, अचानक से उन्होंने देखा कि ऐसा पैटर्न बन गया। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, तो यहाँ पर कुछ फंगस उगाए थे। बेटा आप लोगों को भी मालूम है, अगर आप कोई खाने पीने की चीजों को नमी वाले एरिया में, मॉइस्चर वाले एरिया में जब छोड़ देते हैं, तो वहां पर फंगस उगाता है। देखिए आप लोग, व्हाइट कलर का या डार्क ब्राउन कलर का, या और भी कुछ दूसरे कलर का, अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है, छोटे या बड़े फंगस। आप सभी ऑब्जर्व किए होंगे, खाने में ऑब्जर्व, जो खाने की जो चीजें होती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही लेबोरेटरी में थोड़ा सा मॉइस्चर तो रहता ही है पानी वानी सबका। तो उन्होंने देखा कि यार बैक्टीरिया का जो ये वाला हिस्सा है, जिसमें एक फंगस है, एक फंगस है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का कल्चर है। ये जो फंगस है, इस फंगस की कॉलोनी के चारों तरफ बैक्टीरिया दूर दूर तक नहीं थे,
इस फंगस कॉलोनी के चारों तरफ, इस फंगल कॉलोनी के चारों तरफ बैक्टीरिया दूर दूर तक नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्यों है भाई, यहाँ पर शुगर कंटेंट है, खाना पीना है, मिलजुल के खाओ, एक साथ रहो, बैक्टीरिया अपनी जगह रहेगा, फंगस अपनी जगह रहेगा। तो इन्होंने देखा कि यार ये फंगस वाली जगह पे बैक्टीरिया क्यों नहीं है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया और ये पाया कि बैक्टीरिया फंगस जो है वो अपने आसपास एक केमिकल रिलीज करता है, अपने आसपास एक केमिकल रिलीज करता है, रिलीज बाय फंगस, ठीक है, विच रेस्ट्रिक्ट विच रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्या? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, इधर ग्रोथ हो रहा है, किधर? इधर ग्रोथ हो रहा है, इधर ग्रोथ होते जा रहा है, लेकिन सेंटर की तरफ जो है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जो केमिकल है जो इस फंगस के द्वारा रिलीज हो रहा है, ये केमिकल बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और उन्होंने देखा कि ये जो केमिकल है, ये केमिकल बैक्टीरिया को रोकता है ना, और इस केमिकल का नाम रखा गया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन कैसे रखे? ये जो फंगस था, ये कौन सा फंगस था? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो पेनिसिलियम नोटेटम वैरायटी का जो फंगस था, उसी के बेसिस पर क्या रखा गया? इसका नाम पेनिसिलिन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, पेनिसिलिन क्या है? एक केमिकल है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है, लेकिन जनरली ये क्या है? बेसिकली अगर देखें ये क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने पेनिसिलिन इस केमिकल का नाम रखा, लेकिन इन्होंने ये एंटीबायोटिक है करके इसका नाम नहीं रखा। एंटीबायोटिक का नाम, टर्म एंटीबायोटिक किसी दूसरे ने, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को श्रेय जाता है, ठीक है, क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की। और ये उस समय डिस्कवर हुआ था जिस समय वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। और वर्ल्ड वार 2 में तो आपको मालूम है बेटा, वर्ल्ड वार में पूरा गोलीबारी मारकाट चलता है, लोग सैनिक जख्मी होते हैं, लोग जख्मी होते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि अगर मतलब वुंड हुआ है, घाव बना है, ठीक है, तो घाव कई बार अगर भरता नहीं है, वुंड हीलिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर घाव में हुआ तो घाव नहीं भरेगा, उल्टा और क्या होगा कि वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुसेगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, फीवर आएगा और उसकी डेथ हो जाती है। तो वर्ल्ड वार 1 में भी कई लोगों की डेथ मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुई, ठीक है। जो कि वर्ल्ड वार 2 में ये एंटीबायोटिक के द्वारा हजारों लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती, ठीक है, ये एक केमिकल के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं आज के टाइम पर एंटीबायोटिक। ये बहुत पुराना खोज नहीं है बेटा, ये अभी भी कही है, ये 100 साल के अंदर की बात। समझ आ रहा बात? ठीक है। यस और सर। इसीलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फिर 1945 में नोबेल प्राइज दिया। मिलना चाहिए भैया इसको, है ना। आप और हम होते तो बोलते हैं अरे वाह क्या मस्त डायग्राम बन गया है, फोटो खींचते और स्टेटस में डालते आज के टाइम पे। लेकिन पहले के टाइम पे लोग ऐसा क्यों है, क्या है, सारी चीजें के बारे में सोचते थे, इसीलिए डिस्कवरीज होती थी, ठीक है। 19th जो सेंचुरी था ना बेटा, 18th एंड 19th सेंचुरी, ये जो 150 साल था, ये मतलब ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे गोल्डन पीरियड था, जिसमें कई बड़े बड़े साइंटिस्ट आए और बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई, जो आज अभी उतना नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। 1800 के बाद से 2000 तक जो है सबसे ज्यादा डिस्कवरीज हुई है। और मेनली अगर बोलूं 1850 से लेकर के 1950-60 तक बहुत ज्यादा डिस्कवरीज हुई, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन हुए। और इसी दरमियान ही आपको ये आइंस्टीन वाइंस्टीन जो थे ना, ठीक है,
आइंस्टीन, रामानुजन, ये सब बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी थे, ये सब 1800 टू 2000 के बीच में ही पैदा हुए, या 1950, 1800 टू 1950 में ही ये लोग पैदा हुए थे सब। समझ आ रहा है बात? तो वो सब गोल्डन पीरियड था डिस्कवरीज के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्कवर हुई थी। आज इतनी सारी चीजें हैं, मशीनें हैं, फिर भी हम बहुत ज्यादा चीजों को डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं। पता है क्यों? पता है क्यों? सिर्फ मशीनों में ही डिस्कवरीज हो रही है, मशीनों का ही इन्वेंशन हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी खोजा जाना जरूरी है। कैंसर के अच्छे ट्रीटमेंट्स, ठीक है, बहुत सारी जेनेटिक डिसीजेस के ट्रीटमेंट, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं, ये सब खोजा जाना अभी जरूरी है। तो है ना, और भी कुछ ऐसे रहस्य हैं हमारी दुनिया के, कौन है क्या है, इकोसिस्टम के बारे में, जो अभी भी रिसर्च का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बट उसके बारे में भी अभी कोई रिसर्च नहीं चल रहा है उतना कुछ खास काम, क्योंकि लोग अब सोचना कम कर दिए हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि 5 मोबाइल नंबर आपको याद नहीं होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप लोग 5 क्या, कई लोगों को तो बेटा अपने और मम्मी पापा के अलावा किसी को मोबाइल नंबर याद नहीं होगा, लेकिन पहले लोगों को नंबर याद रहता था। मैं बता रहा हूँ, हम भी जब छोटे थे तो हमको भी बहुत सारे नंबर याद रहते थे, क्योंकि हम याद करते थे, हम याद करते थे। आजकल लोगों को किसी का बर्थडे याद नहीं रहता। ठीक है, अब ऐसा ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे है ना, मतलब ये बोल रहा हूँ कि हम मेमोरी का यूज करना कम कर दिए, हम सोचना कम कर दिए हैं। जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, हम मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं, टीवी देखने बैठ जाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में इंटरेक्शन चालू हो जाता है। हम अपने दिमाग को फ्री छोड़ते ही नहीं है ताकि हम कुछ सोच सकें, हम बड़ी चीजों के बारे में सोच सकें, हम आगे का सोच सकें। गलत बोल रहा हूँ? आप कब अपने आप को 1 घंटा दिए हो, याद है आपको? आप में से किसी ने 1 घंटा अपने आप को दिया, याद है किसी? नहीं याद? समझ आ रहा है? चलिए, क्लियर है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का? यस सर। पहले छोटी छोटी बीमारियों से, जो बैक्टीरियल डिसीजेस थी, ठीक है, प्लेग वगैरह, टीबी वगैरह, एंटीबायोटिक्स के बिना सब लोग मरते थे। अब ये सारी चीजों का एकदम आसानी से इलाज है। चलो, तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है बेटा? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, एंटीबायोटिक अगेंस्ट लाइफ, किसी के लाइफ के अगेंस्ट, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लाइफ, तो लाइफ के अगेंस्ट, है ना। तो अब मुझे बताओ कि एंटीबायोटिक्स मेनली कौन प्रोड्यूस करता था, कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ प्रोड्यूस होता है नेचुरली? अरे बताओ भाई। फंगस के द्वारा भाई। फंगस जो रहता है वो अपने आसपास किसी को आने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो ऐसा करता है, ठीक है। लेकिन हम जो आजकल एंटीबायोटिक्स खाते हैं आज के टाइम पर, ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक्स है वो किससे बनता है? हम जो है एज अ मेडिसिन के रूप में जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं फैक्ट्रियों में, वो कैसे बनाते हैं? टुडे एंटीबायोटिक्स आर मेड बाय बैक्टीरिया थ्रू rDNA टेक्नोलॉजी, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ आ रहा है? 80-90% एंटीबायोटिक जो आजकल बनता है, तो एंटीबायोटिक किसके लिए? मेनली बैक्टीरिया के लिए होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सिंथेसिस, डीएनए आरएनए रेप्लिकेशन, ये सबको रोकता है। सेल वॉल सिंथेसिस, बैक्टीरिया का सेल डिवीजन को रोकता है, जिससे कि उसका ग्रोथ रुकेगा, ग्रोथ रुकेगा तो बीमारी बढ़ने से रुक जाता है, ठीक है। तो ये तो पहले जो खोज हुई, एक्चुअल में नेचुरली जो रहता है वो फंगस से बनता है, लेकिन अब हमने क्या किया है, फंगस से वो सारी खूबी को, एज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को निकाला है, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाला है, और जैसे हम इंसुलिन बनाते थे,
वैसे ही अब फैक्ट्रियों में क्या बनता है बेटा, बैक्टीरिया के द्वारा एंटीबायोटिक्स। तो अब हम बैक्टीरिया का यूज करके दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक इन्हीं से बनवाते हैं। मतलब हम बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को मारने का हथियार बनाते हैं। किससे? बायोटेक्नोलॉजी। समझ आया बात? यस सर। क्लियर है? चलो तो फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।